Hello everyone, welcome to TCM Education. Today we will discuss CAT 2024 slot first DILR questions. इस बार DILR में थोड़े से चेंजेस हुए थे. इस बार 22 क्वेश्चंस आए थे जिसमें से 4 के 3 सेट्स थे और 5 के 2 सेट्स. अच्छा, जो पैटर्न CAT 2024 में आया था वही सेम पैटर्न TCM एजुकेशन के मॉक नंबर 2 में सेम पैटर्न यूज किया गया था DILR में. उसमें भी 4 क्वेश्चंस के 3 सेट और 5 के 2 सेट का यूज हुआ था. सेम पैटर्न कैट 2024 में आया था. तो जिनके पास आईडी होगा TCM एजुकेशन का वो उस पर चेक भी कर सकते हैं, मॉक 2 देख सकते हैं, सेम पैटर्न आया हुआ था. और इस बार का जो मॉक था, इस बार का जो पेपर हुआ है कैट 2024 का, उसमें DILR थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, करने लायक थे. हर एक स्लॉट में 2 से 3 सेट्स तो ऐसे थे ही कि कोई अगर एवरेज बच्चा है वो भी सॉल्व कर लेगा. तो हम लोग एक एक आज तो हम लोग स्लॉट फर्स्ट करेंगे, स्लॉट फर्स्ट के सारे सेट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्लॉट 2 का क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे. तो आ जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस पे. ये सेट फर्स्ट है, ये सेट पे फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक था. तो सेट फर्स्ट में बोला है 6 wave suffers M, N, O, P, X and Y each had 30 stars which they distributed among 4 bloggers A, B, C and D. तो ये ग्राफ दे रखा था. इस ग्राफ में M, N, O, P, X and Y ये 6 सफर्स हैं और A and B. यहाँ पे ग्राफ में तो सिर्फ 2 के बारे में बोल रखा था, ऐसे C और D भी ये 4 ब्लॉगर्स हैं. द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय A and B फ्रॉम द 6 वेव सफर्स इज शोन इन द फिगर बिलो. और ये जो ब्लॉगर्स ने जितने भी स्टार्स रिसीव किए हैं A and B ने 6 लोगों से, वो आपको ग्राफ में दे रखा है, लेकिन C और D का कोई भी डेटा नहीं दे रखा. The following additional facts are known regarding the number of stars received by the bloggers from the suffer. कुछ पॉइंट्स हैं, पहले पॉइंट्स पे आते हैं. तो the number of stars received by the bloggers from the suffers were all multiples of 5 including 0. मतलब इन्होंने जो भी स्टार्स रिसीव करे हैं वो 0 भी हो सकता है या 0 का मल्टीपल 5, 10, 15 भी हो सकता है. अच्छा, पहले तो जितने भी डेटा दे रखा था उसको हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं. तो M ने टोटल, ये जो ग्रीन वाला A का है और ये ऑरेंज वाला B का, तो M सफर्स ने ब्लॉगर A को टोटल 10 स्टार्स दिए हैं, 10 स्टार्स, और B को कुछ भी नहीं दिया है, 0. ठीक है. N ने दिया है A को 25 और यहाँ पे आया 0. अगर O की बात करें तो O ने A को भी 0 दिया है और B को भी 0 दे रखा है. P की बात करें तो P ने A को दिया है 5 स्टार और B को दिया है 25. अगर हम बात करें X की तो X ने दोनों को ही 0 स्टार्स दिया है और Y ने 5 और यहाँ पे टोटल हो गया, ये आया रीजन 20, तो 20. ठीक है. अच्छा, सबके पास 30 स्टार्स ही हैं. हम ऐसा बोल सकते हैं कि P के जो बाकी C और D ने रिसीव करे होंगे स्टार्स वो 0 होंगे. ठीक है, क्योंकि इसके 30 हो चुके हैं कंप्लीट. आगे जो इसमें के अंदर टेबल के अंदर नंबर जानी है वो 0, 5 या 5 का मल्टीपल जाना है. द टोटल नंबर्स ऑफ स्टार रिसीव बाय द ब्लॉगर्स वर द सेम. तो हर एक ब्लॉगर्स ने सेम नंबर ऑफ स्टार्स पाए हैं. तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो इसके कितने हो गए, 10, 25, 35, 35, 5, 40 एंड 45. तो 45 अगर ये पाया है तो 45 ये भी पाएगा, 45 ये भी पाएगा और 45 ये भी पाएगा. ठीक है. आगे, each bloggers receive a different number of stars from M.
तो ये जितने भी 4 ब्लॉगर्स हैं वो m से डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स पाए हैं, तो जिसमें से 0 10 हो चुका है। अब हमारे पास बचा 20 और 20 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, 5 के मल्टीपल में, और नंबर 0 10 नहीं हो सकता, तो की चांसेस बताइए यहाँ पे 0 10 5 और 15, जिसमें से 0 10 हो गया, 5 15 हमें यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे 5 और 15 और आएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बोला है, टू सफर्स गेव ऑल देयर स्टार्स टू अ सिंगल ब्लॉगर्स। तो कौन सा सफर्स हो सकता है जिसने सिंगल ब्लॉगर से पूरे स्टार्स दिए होंगे? एम नहीं हो सकता, एन नहीं हो सकता, क्योंकि इसने 25 ए को दिया है, इसने 10 दे रखा है ए को, तो ये तो डिवाइड हो जाएंगे। तो ओ हो सकता है जिसने पूरे को दे रखा होगा, पी नहीं हो सकता, एक्स हो सकता है, वाई नहीं होगा। तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये पूरा, अगर ओ पूरा किसी एक ब्लॉगर्स को देगा तो या तो 30 यहाँ पे आएगा, अगर 30 यहाँ आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा। तो दो लोगों ने पूरा का पूरा दिया है, तो इस केस में यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इनका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। दूसरा केस ऐसा हो सकता था, दूसरा केस इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए 0 और यहाँ पे आ जाए 30, यहाँ पे 30 आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे आएगा 30, दोनों पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये देखो, अगर डी ब्लॉगर्स के सारे स्टार की बात करें तो ये 30 स्टार्स हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी 30 हो चुके हैं। अभी इसमें 15 और चाहिए, तो किधर आएगा अभी तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल इसकी ये पॉसिबिलिटी है। आगे बोला है डी रिसीव मोर स्टार्स देन सी फ्रॉम वाई। तो डी ने सी से ज्यादा स्टार्स पाए हैं, तो 5 और 25 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना, और बचे हैं टोटल 5 और बचे हैं। तो 5 को 0 और 5 में ही ब्रेक करना पड़ेगा, और डी के ज्यादा वैल्यू हो तो इसके 5 और यहाँ पे 0। तो अगर हम देखें यहाँ पे डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू 30, इनमें से कहीं एक आएगा, या तो रेड वाला या तो ब्लैक वाला, एक 30 और एक 5, तो ये हो गया आपका 35। तो यहाँ पे जो वैल्यू 15 और 5 में आना है, तो 5 यहीं पे आ सकता है और यहाँ पे आएगा 15, नहीं तो यहाँ 15 रखोगे तो ये वैल्यू ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि 35 तो ऑलरेडी हो गया है ना, 35 ऑलरेडी हो चुका है, तो 35 और 5 40, और बाकी जो 5 बचा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25 और 5 हो गया 30 आ गया, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 0। इसके भी देखो, ये 30 और यहाँ पे 30, दोनों एक, इन दोनों बॉक्स में से एक 30 लोगे, एक 30 ये और ये 15, टोटल 45 हो गया, और यहाँ पे 5 5 10, इन दोनों में से एक 30 40 और एक ये 5, तो ये आपका पूरा सेट सॉल्व हो चुका है। तो बस इतना ही करना था। तो मुझे लगता है ये सबसे आसान सेट था स्लॉट नंबर 1 का, इसको हर एक बच्चे को कर लेना चाहिए था। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो बोला व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टार रिसीव बाय डी। तो डी ने टोटल कितने स्टार्स रिसीव किए हैं? तो 45 रिसीव किए हैं। तो ये आया आपका 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टार रिसीव बाय डी फ्रॉम वाई। तो डी ने वाई से कितने स्टार रिसीव किए हैं? तो डी ने वाई से करे हैं 5, तो यहाँ पे आ गया 5 वैल्यू। नेक्स्ट बोला हाउ मेनी सफर्स डिस्ट्रीब्यूटेड देयर स्टार्स अमंग एग्जैक्टली 2 ब्लॉगर्स। तो कितने लोगों ने सिर्फ 2 ब्लॉगर्स को पूरे स्टार दे दिए हैं? तो एम नहीं होगा, एम ने 4 लोगों को दिया है। ठीक है, एन 2 लोगों का है, ये एक पर्सन हो गया। ओ ने सिर्फ एक को दे दिया पूरा। पी हो सकता है, पी ने 2 को दिया है ना, और एक्स नहीं हो सकता, इसने एक ही को दे दिया है, तो इसमें सिर्फ 2 आएगा, तो आंसर आया 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। तो द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय सी फ्रॉम ए। तो सी ने एम से कितने स्टार रिसीव किए हैं? सी ने एम से, तो ये है, ये तो ट्रू है, ये तो बात ट्रू लग रही है, ये ट्रू है पहला वाला। ठीक है, अगर सेकंड की बात करें, द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय डी फ्रॉम ओ। तो डी फ्रॉम ओ, तो डी फ्रॉम ओ ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये 0 दिया है या 30 दिया है।
तो इसमें हो गया पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी बन गई, तो ये गया, तो ओनली फर्स्ट फॉर। तो ये हमारा सेट नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट आते हैं सेट नंबर 2 पे। तो सेट नंबर 2 क्वाइट गेम था, ये भी आसान क्वेश्चन के ही कैटेगरी में आता है। तो इसमें बोला था द गेम्स ऑफ क्वाइट इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स, 6 टीम्स नंबर 1 to 6 प्ले इन अ क्वाइट टूर्नामेंट, these teams are divided equally in 2 groups। तो टोटल यहाँ पे टोटल 6 टीम्स थी, तो 6 टीम्स पहले 2 ग्रुप में डिवाइड हो गई, 6 टीम 2 ग्रुप में, ग्रुप 1 में एंड ग्रुप 2 में। तो इक्वली पार्ट मतलब 3 ग्रुप यहाँ पे होंगे 3 पर्सन और 3 यहाँ पे होंगे। कौन से 3 टीम होगी ये अभी नहीं पता है। इन द टूर्नामेंट ईच टीम प्लेज एवरी अदर टीम इन द सेम ग्रुप ओनली वंस। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इतने क्लास में करे हैं कि अगर कोई भी प्लेयर अपने दूसरे प्लेयर के साथ सिर्फ एक मैच खेलता है तो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है, उस केस में टोटल मैचेस होती हैं n into n - 1 डिवाइड बाई 2। तो जब यहाँ पे 3 टीम है और 3 टीम आपस में मैचेस खेलेंगे एक, तो टोटल मैच कितना होगा, तो 3 into 2/2 यानी कि 3 मैच। तो यहाँ पे 3 मैच होना है ये, और 3 मैच आपका हो जाएगा ग्रुप 2 में। तो 3 मैच तो यही पता चल गया है ना दोनों ग्रुप में। आगे एंड ईच टीम इन द अदर ग्रुप एग्जैक्टली ट्वाइस। और ये जो 3 प्लेयर हैं ग्रुप 1 के, ये बाकी दूसरे ग्रुप के 3 प्लेयर के साथ एक 2 मैच खेलनी है। तो आप सोचो ये 3 प्लेयर दूसरे से अगर मैच खेलता है तो कितने मैच हो गए, 3 into 3, तो 9 तो ये होना है। ये तब होता जब एक मैच होता, तो 2 खेलते हैं तो कितने हो गए, यहाँ पे 18 मैच इधर हो गया। तो 18 मैच इधर जो अदर से खेलने हैं और 6 मैच इधर हो गया, टोटल मैच हो गई 24। तो 24 टोटल मैच होने हैं पूरे टूर्नामेंट में। द टूर्नामेंट हैज सेवरल राउंड्स ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू गेम्स, एवरी टीम प्लेज एग्जैक्टली 1 गेम इन ईच राउंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बोला है हर एक राउंड में एवरी टीम्स प्लेज एग्जैक्टली 1 गेम, मतलब हर एक राउंड में अगर हर एक प्लेयर एक मैच खेलेगा तो हमें समझ आ गया कि हर एक राउंड में 3 मैचेस होनी है। तो देखो जैसे 1-2 के साथ खेलता है, 3-4 के साथ खेलता है, 5-6 के साथ, तो सबके 1-1 मैच हुए हैं, मतलब 3 मैच होंगे ना, एक मैच के लिए 2 प्लेयर, तो टोटल 6 प्लेयर है और सबके 1-1 मैचेस अगर होने हैं तो टोटल यहाँ पे मैचेस हो जाएंगी 3, हर एक राउंड में 3। तो सोचो अगर 24 टोटल यहाँ पे मैचेस हैं और एक राउंड में 3 मैच हो रही है, 3 मैच पर राउंड होनी है, तो टोटल राउंड की अगर मैं बात करूं तो टोटल राउंड इसको डिवाइड करेंगे 324 से, तो 8 राउंड टोटल आने हैं। तो 8 राउंड टोटल आने हैं, तो मैंने यहाँ पे आपका टोटल राउंड लिख लिए 8। ये आपको टेबल नहीं दिया था, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि ज़्यादा टाइम न लगे। तो 8 राउंड हो गए और हर एक राउंड में 3 मैच होनी है और पर प्लेयर का एक या पर टीम का एक मैचेस होने हैं। यहाँ बोला द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन अबाउट द शेड्यूल ऑफ गेम इन द टूर्नामेंट। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला, ईच टीम प्लेड अगेंस्ट अ टीम फ्रॉम द अदर ग्रुप इन राउंड ए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला है राउंड ए में जो भी मैचेस होंगे 2 प्लेयर के बीच में, वो दोनों प्लेयर डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अच्छी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन राउंड 4 and 7 द मैचअप्स दैट इज द पेयर ऑफ द टीम्स प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर वर आइडेंटिकल। तो कह रहा कि राउंड 4 में जिन 2 प्लेयर के बीच में मैच हो रहा है वही सेम 2 प्लेयर का मैच राउंड 7 में भी होगा, मतलब इनके आइडेंटिकल है, 4 का 7 के साथ आइडेंटिकल है। ऐसे ही राउंड 5 and 8 भी आइडेंटिकल है और 5-8 आपस में आइडेंटिकल है। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया 8 और 5 में जो मैचेस होने हैं वो अदर्स के बीच में होने हैं, ऐसे 4 और 7 क्योंकि यहाँ पे 2-2 मैच होने हैं, अगर सेम ग्रुप में खेलेगा तो वहाँ पे 1-1 मैच होनी है ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में अगर आए, टीम 4 प्ले टीम 6 इन बोथ राउंड 1 एंड राउंड 2। कह रहा है कि राउंड 1 में टीम 4 किससे मैच खेलेगा, राउंड 1 में टीम 4 टीम 6 से खेलेगा और यही सेम मैच होनी है राउंड 2 में।
4 6 का मैच राउंड 2 में भी होना है। अच्छा ये M1 M2 M3 कुछ भी नहीं है, ये मैंने नंबरिंग लिख दिया खाली बस पहचानने के लिए, 3 मैच होने हैं पर में, तो किसी में भी हम लिख सकते थे, M2 में भी लिख सकते थे, M3 में, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इससे हमें ये पता चल गया 4 6 के बीच में अगर 2 मैचेस हो रहे हैं तो दोनों 4 और 6 दोनों दो डिफरेंट ग्रुप के बिलोंग करेंगे, क्योंकि डिफरेंट अदर ग्रुप्स में 2 मैचेस हो रहे हैं। तो अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करें तो किसी एक ग्रुप में 4 होगा और एक में होगा 6, ठीक है। आगे देखते हैं, टीम 1 played teams 5 only once and that was in round 2। तो कह रहा हूं 1 टीम 5 के साथ सिर्फ एक मैच खेलेगा, तो मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ। 1 मैच खेलने का मतलब ये दोनों सेम ग्रुप में होंगे, 1 एंड 5 सेम ग्रुप में होंगे, लेकिन किसके साथ होंगे, 4 के साथ होंगे या 6 के साथ, ये अभी हमें नहीं पता है। आगे, टीम 3 प्ले टीम 4 इन राउंड 3। तो राउंड 3 में 3 खेलेगा 4 के साथ मैच, ठीक है। आगे, टीम 1 प्ले टीम 6 इन राउंड 6। तो राउंड 6 में 1 खेलेगा 6 के साथ, ठीक है। आगे, इन राउंड 8 3 प्लेड टीम 6 एंड 2 प्लेड टीम। तो यहाँ इतना डेटा दे रखा था। अब आप सोचिए, बोला था राउंड 8 में, फर्स्ट पॉइंट से राउंड 8 में जो भी टीम्स हैं वो अदर्स के साथ मैच खेल रही हैं और सबके एग्जैक्टली 1-1 मैचेस हो रहे हैं। तो 1 3 का मैच हो गया, 6 का हो गया, 2 का हो गया, 5 का, तो बचा 1 का 4 के साथ, ठीक है। यहाँ पे और जो 8 राउंड में हो रहा है वही सेम होना है 5th राउंड में, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं 3 6 का मैच होगा, 2 5 का मैच होगा और 1 4 का मैच होगा। अच्छा 3 6 का 2 मैच हो गया, तो ये अदर दिख ही रहा है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि जो 1 5 सेम ग्रुप के मेंबर हैं वो 4 के साथ आएंगे या 6 के साथ। तो देखो 1 खेल रहा है 4 के अगेंस्ट में, तो ये समझ आया 1 और 4 दोनों दो डिफरेंट ग्रुप के हैं। तो 1 4 के साथ आ रहा है, तो इसलिए 1 5 को हम 6 के साथ रखते हैं और जो 2 3 मिला वो ग्रुप 1 के साथ हो गया। ये सेम ग्रुप के प्लेयर हैं, ये सेम ग्रुप के प्लेयर हैं। तो यहाँ पे 4 2 का एक मैच होगा, 2 3 का एक मैच होगा, 4 3 का एक मैच होगा, ठीक है। और एक यहाँ पे 6 1 का होगा, एक होगा आपका 6 1 5 का और एक होगा 6 5 का। तो देखते हैं यहाँ पे 1 5 का तो एक मैच हो चुका है, ये वाला डन हो गया, 1 5 का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ 6 1 का, तो 6 1 का एक मैच तो यहाँ पे हो चुका है, ये देखिए ये स्टार लग गया, मतलब इसका ये भी मैच कंप्लीट हो गया। अब एक होना है 6 5 का, तो 6 5 का अभी तक कोई मैचेस नहीं हुए हैं और 6 5 का एक मैच होगा, तो 6 5 आएगा कहाँ। अच्छा अगर इसको फिल करें राउंड 2 का, राउंड 2 में 4 का 6 के साथ हो गया, 1 का 5 के साथ हो गया, तो बचा 2 का मैच 3 के साथ। तो 2 का मैच 3 के साथ ये भी कंप्लीट हो गया है, 2 का 3 एक मैच ये भी हो गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 6 5 का मैच। 6 5 का मैच 6 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 6 का एक मैच हो चुका है 4 के साथ, ठीक है। 6 यहाँ पर नहीं आएगा, इन दोनों में बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि अगर यहाँ 6 5 का होगा तो इसमें भी होगा। तो 6 5 बचा कहाँ, यहाँ पर देखो 6 5 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे आने का मतलब राउंड 7 में, तो राउंड 4 में भी आएगा, नहीं आएगा। राउंड 6 में आएगा नहीं क्योंकि हो चुका है ना, और 1 में नहीं होगा, तो यही बचा 6 का 5 के साथ, ये भी स्टार लगा दिया हमने, ये भी कंप्लीट हो गया है ना। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं राउंड 3 की, तो 3 4 का हो गया, 6 5 का हो गया, तो बचा 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, और ये सेम ग्रुप का नहीं है, 1 और 2 डिफरेंट ग्रुप के हैं, ठीक है। ये 1 2 का एक मैच हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर आया तो एक 4 2 का मैच होना है, तो 4 2 का मैच अभी तक कहाँ हुआ है, 4 2 का मैच अभी तक कहीं नहीं हुआ है, तो 4 2 का मैच होगा कहाँ, तो 4 2 का मैच यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि 4 का 6 के साथ हो गया, 4 में आएगा नहीं क्योंकि अगर 4 2 में होगा तो 7 में होगा, तो 4 2 यही बचा, 4 का 2 के साथ मैच, यहाँ पर भी स्टार लगा दिया, मतलब ये सेम ग्रुप के हैं। तो यहाँ पे बचा क्या, 1 हो गया, 2 हो गया, तो 3 बचा और 5 बचा, तो 3 5 का एक मैच यहाँ पर हो गया, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप के हैं, ठीक है। ये हमें मिल गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा एक मैच बचा है 3 और 4 के बीच का सेम ग्रुप में, तो 3 4 का यहाँ पर हो चुका है। तो सारे हमें सेम ग्रुप वाले मैच जो मैंने स्टार लगाया वो सेम ग्रुप वाले हैं, बाकी बचा है डिफरेंट ग्रुप में। तो डिफरेंट ग्रुप में कौन कौन सा मैच हो गया, तो 4 खेलेगा 6 के साथ, तो 4 6 के 2 मैच हो चुका है,
4 खेलेगा 1 के साथ, तो 4 1 का 2 मैच हो गया यहाँ। अच्छा 4 खेलेगा 5 के साथ, तो 4 5 का अभी मैच 4 5 का मैच नहीं हुआ है। तो 4 5 का मैच अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आ भी नहीं सकता, क्योंकि 4 6 के साथ खेल रहा है। तो 4 5 का मैच यहीं आएगा, और यहाँ आने का मतलब यहाँ पर भी आएगा। तो 4 5 के 2 मैच हो चुके। अच्छा अब 2 का होगा, तो 2 का 6 के साथ मैच होगा। तो 2 6 का मैच अभी तक हो गया है क्या? तो 2 6 का मैच अभी तक नहीं हुआ है, तो 2 6 का मैच यहीं होगा, 2 का 6 के साथ, और यहाँ पर भी 2 का 6 के साथ सेम होगा। तो यहाँ बचा क्या? 1 and 3, 1 3 का मैच और 1 3 का मैच ये हो चुका है। तो यहाँ पे 2 6 का मैच हो गया है ना, और 1 2 का 2 मैच होना है, और 1 2 का अभी तक कितने मैच मिले हमें? 1 2 के अभी तक एक मैच मिले हैं, तो 1 2 का एक मैच यहाँ पर होगा, और यहाँ पे बच गया 3 और 5, तो 3 5 का एक मैच यहाँ होगा, एक यहाँ पे राउंड 6 में। तो ये पूरा आपका टेबल पता चल गया कि किस राउंड में किसके किसके मैच होंगे, सेम ग्रुप में कितनी होनी है, कितनी डिफरेंट में होनी है। आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी राउंड वर देयर इन द टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट में 24 मैचेस थे, और एक राउंड में 3 मैच होनी है, तो 8 राउंड, इसका आंसर तुरंत आ जाता। व्हाट इज द नंबर ऑफ टीम दैट प्ले टीम 1 इन राउंड 5। कह रहा राउंड 5 में 1 के अगेंस्ट कौन खेलेगा? राउंड 5 में 1 के अगेंस्ट खेल रहा है 4, तो ये आया 4। फिर बोला है 2 3 4 एंड 5 में से कौन से सेम ग्रुप के पार्ट नहीं है। तो 2 3 4 तो सेम का है, लेकिन 5 दूसरे ग्रुप का है, तो इसका आंसर आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 5। नेक्स्ट बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ टीम दैट प्ले टीम 1 इन राउंड 7। तो राउंड 7 में 1 के अगेंस्ट कौन खेल रहा है? राउंड 7 में 1 के अगेंस्ट खेल रहा है 3। राउंड 7 में 1 के अगेंस्ट खेल रहा है 3। व्हाट इज द नंबर ऑफ टीम दैट प्ले टीम 6 इन राउंड 3। तो राउंड 3 में 6 के अगेंस्ट कौन खेल रहा है? तो राउंड 3 में 6 के अगेंस्ट खेल रहा है 5। तो ये आपका आ गया पूरे क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन था, और कैंडल स्टिक वाले क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में करा था, तो आसान था ये भी। इसमें बोला द चार्ट बिलो शोज द प्राइस डेटा फॉर 7 शेयर्स A B C D E F and G as a candlestick plot for a particular day. The vertical axis shows the price of the share in rupees. So a share whose closing price at the end of the day is more than the opening price. अगर closing price opening price से ज़्यादा आता है तो इज कॉल्ड अ बुलिश शेयर। तो ये बुलिश शेयर होगा, ठीक है। एंड अदरवाइज इट इज कॉल्ड द बेरिश शेयर, ठीक है। अगर मतलब ओपी ग्रेटर होता है सीपी से तो बेरिश हो जाएगा। ऑल बुलिश एंड बेरिश शेयर्स आर शोन इन द ग्रीन एंड रेड कलर रेस्पेक्टिवली। तो ये जो ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक दिया है ये आपका ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला बुलिश है और बेरिश वाला है रेड, ठीक है। अच्छा अब इनको डेटा को अगर देखा जाए तो ये जो कैंडल स्टिक है इसमें यहाँ पर एक एंडिंग पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एकदम ऊपर वाली पॉइंट बोल रहा है डेज हाई प्राइस। रेड वाले में ये टॉप वाला डेज हाई प्राइस है और ये बॉटम वाला डेज लो प्राइस है। तो यहाँ पे अगर किसी का जैसे ए का निकालना है तो ये डेज हाई प्राइस हो गया 2400, और ए का अगर डेज लो प्राइस देखा जाए तो 1200 आ गया। अच्छा ये है इसका ओपनिंग प्राइस, तो ये वाली वैल्यू ओपनिंग प्राइस है उस दिन का 2200, और ये जो कैंडल स्टिक ये वाली पार्ट है ये उस दिन का क्लोजिंग पॉइंट है 1800। तो ये तो रेड वाले का हो गया। अगर ग्रीन वाले की बात करें तो ग्रीन वाले में ये उस डेज का हाई है और ये उस डे का लो है, लेकिन यहाँ पे ये पहले ओपनिंग था, अब क्या हो गया? ये क्लोजिंग हो गया। तो ये जस्ट थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो मतलब यहाँ से इस ग्राफ से कैंडल स्टिक ग्राफ से डेटा निकालना बहुत आसान है। सारा डेटा आपको दे रखा है, कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है।
तो आपको क्या करना था, सिंपल यहाँ पे एक टेबल बना के A B C D E F G का ये चारों वैल्यू लिख लेते तो आंसर आप आसानी से आ जाता। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ये सारा डेटा लिख लिया है तो रेड कलर वाला डेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रेड वाला किसका था, रेड वाला था आपका बेरिस का है, और ग्रीन वाला है बुलिस का। तो जो ग्रीन ग्रीन है बुलिस का डेटा मैंने सारा लिख लिया है, यहाँ पे रेड वाला। तो यही टाइम लगता है थोड़ा सा लिखने में, बाकी तो क्वेश्चंस तो आसान ही था। तो यहाँ बोला है डेली शेयर प्राइस, डेली शेयर प्राइस SPB इज डिफाइंड एज द डे हाई प्राइस and day low price divide by average of the opening and closing price during the day। तो बोला which among the share A, C, D and F had the highest SPB। तो SPB यहाँ पे निकाल देते हैं। SPB निकालने का सिंपल तरीका है डे हाई प्राइस माइनस डे लो प्राइस अपॉन ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें मतलब है अभी सिर्फ A से, C से, D से और F से इनका निकाल दें अगर, तो वैल्यू क्या आएगा, इनका निकालते हैं डे हाई और डे लो, कितना आ गया 1200 डिवाइड बाई इन दोनों का एवरेज, तो 22 30 40 2000 आ जाएगा। 2000 ये 2 जीरो गया तो 4 3 जा और 4 5 जा, तो ये हो गया 0.6 वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखें C की वैल्यू थी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 982 और यहाँ पे इनका एवरेज हो गया 1000, तो ये भी आ गया 0.6। अगर D का देखा जाए तो ये इन दोनों का आना चाहिए डिफरेंस आया 900 और ये वैल्यू आ जाएगा इनका एवरेज 750 0 0 गया 15 5 जा 75 15 6 जा, तो ये आ गया 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी आपका ज़्यादा ही है इन दोनों से, है ना, 1.2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आए तो इसका डिफरेंस हो गया 800 और ये आ जाएगा आपका 18 24 34 17 आ गया यहाँ पे 17, यहाँ पे 2 जीरो गया तो ये तो कम आ जाएगा 0 पॉइंट ये आएगा आपका 0.34 ये 0 पॉइंट समथिंग 5 के आसपास आएगा। इसमें बोला सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा है डी का, ये डी की वैल्यू होगी। तो 80 को अगर डिवाइड कर लें, इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, 8/17 85 के आसपास आएगा, तो मतलब 0.4 समथिंग आएगा, तो ये कम होगा। डेली शेयर प्राइस SPB इज डिफाइंड एज, वही सेम है ऊपर वाला क्वेश्चन। तो बोला ऐसे कितने कंपनीज हैं जिनका SPB 0.5 से ज़्यादा है। तो ये तो हमने निकाल लिया था, 0.5 से ज़्यादा 1 है, 2 है, 3 है ना। अच्छा, अगर बाकियों का निकालें तो इसका अगर निकालें तो क्या आएगा, इसका निकालेंगे तो ये आ गया आपका 600 अपॉन इन दोनों का 2000 3000 37 ये आ गया 3650, तो ये तो कम आएगा। और अगर यहाँ पे आ जाए तो ये आ गया आपका 300 डिवाइड बाई 24 12, तो ये आ गया 1/4 1.4 0.25 के आसपास नहीं होगा। इसका अगर देखा जाए तो 900 अपॉन ये हो गया 1929 है ना, 29 डिवाइड बाई 1450, तो ये आपका आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा आपका 1/4 0.25 आएगा। 1 2 80 17 ये नहीं आ रहा है, तो ये आ जाएगा एक आपका लास्ट वाला, है ना। ये टोटल कितना आ गया 1 2 3 4, इसका आंसर आया 4।
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है उसमें सिंपल था, कुछ भी कैलकुलेशन है, बस डिवाइड ही करना था। 0.5 से सिर्फ 4 ही हैं जो ज़्यादा है। यहाँ पर डेली लॉस फॉर द शेयर इज डिफाइंड एज द ओपनिंग प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस। इन दोनों का डिफरेंस, डेली लॉस कैसे निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, अपॉन ओपनिंग प्राइस। तो किसका सबसे ज़्यादा डेली लॉस है, ए बी ई एफ में से, ए बी एफ एंड जी, एफ एंड जी में से डेली लॉस सबसे ज़्यादा किसका है। इसमें भी आसान था, इसमें भी कुछ नहीं करना है, तो किसका ज़्यादा है। अगर डेली लॉस करें तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ये माइनस में आ गया है ना। और हाईएस्ट डेली लॉस ऑन दैट डे, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसका आ गया आपका 200, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 200 अपॉन 1800, तो ये गया 1/9, 1/9 11.11, मतलब 0.110 ऐसा आ जाएगा 1111। और ये f का हो गया। अगर मैं b की बात करूं तो b के हो जाएंगे, ये वैल्यू आया 300 अपॉन 20, तो ये 2 जीरो गया 3/20, 3/20 से हम सॉल्व कर सकते हैं, कितनी वैल्यू आएगी, तो 1/20 होता है 5%, 0.05, 0.15 के आसपास आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये आ गया आपका 400 डिवाइड बाई 00, ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ 11, 1/11 होता है 9.09, 2 हो जाएगा 18.18, परसेंटेज लगा तो 0.1818 करके ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं लॉस किसका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज वेल्थ गेन for our traders who bought equal number of all bullish share at opening price and sold them at their daily high price। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो परसेंटेज ग्रोथ कैसे निकलेगा, परसेंटेज गेन, परसेंटेज गेन के लिए हम क्या करें, तो इसने जो भी बोला है परसेंटेज वेल्थ गेन फॉर अ ट्रेडर हु बॉट इक्वल नंबर ऑफ ऑल बुलिश शेयर एट ओपनिंग प्राइस। तो ओपनिंग प्राइस पे तो बुलिश वाले कौन से थे, बुलिश वाले थे ग्रीन वाले, बुलिश वाले थे ग्रीन। तो जितने भी ये ग्रीन वाले थे उनको ओपनिंग प्राइस पे खरीदा गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ओपनिंग प्राइस कितने हैं, सी का है, इसका है और इसका है, ये आ गया 2500। और अगर सेलिंग प्राइस देखा जाए तो सेलिंग प्राइस किस पे हो रहा है, बुलिश शेयर एट द ओपनिंग प्राइस एंड सोल्ड देम एट देयर डेली हाई प्राइस। तो डेली हाई प्राइस आ गया 1400, 1200 और 1900, ये हो गया आपका 264500। तो आपको परसेंटेज गेन निकाल देना, परसेंटेज ग्रोथ, तो एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100 लगा देते हैं, ये हो गया 2000 अपॉन सी पी 2500, ये 2 जीरो गया यहाँ पे 100, तो ये हो गया 4 5 जा 5 4 जा और 5 5 जा 4/5, 4/5 होता है 80%। तो ये आपका सोल्यूशन था। आते हैं सेट नंबर 4, पहले इसको देख लेते हैं या यही कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी लेंदी थी, बाकी तो अगर इसमें से डेटा आपने सही से निकाल लिया तो आपका आंसर आ जाता आसानी से। तो बोला 2 स्टूडेंट हैं, ए एंड आर, आमिया एंड राम्या, तो ए एंड आर दो यहाँ पे स्टूडेंट हैं, आर द ओनली कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। Student will vote based on the intensity level of Amia's and Ramya's campaign at the type of campaign they run.
Each campaign is said to have a label 1 if it is a state campaign and a label 2 if it is the vigorous campaign. तो यहाँ पे दो कैंपेन है CL1 एंड CL2। ये है आपका स्टेट कैंपेन और ये है आपका विगोरस। दो टाइप के कैंपेन है और यहाँ कैंपेन कैन बी ऑफ द टू टाइप्स। दे कैन ईदर फोकस ऑन इशू एंड अटैकिंग द अदर कैंडिडेट। अब दो टाइप के यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2। एक तो ऐसा है जो इशू पे फोकस किया जा रहा है, फोकस ऑन इशू, और एक ऐसा है जो एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, अटैकिंग द अदर। तो ये दो तरीके के आपके टू टाइप के कैंपेन्स हैं। पहला बोला इफ आमिया एंड रामिया बोथ रन कैंपेन फोकसिंग ऑन इशू then the percentage of student voting in the election will be 20 times the sum of the level of campaigning of the two students. For example, if Amya and Ramya both run vigorous campaign, then 20 into 2 plus 2 percentage, that is 80% of the student will vote in the election. तो अगर ये कह रहा है कि ऐसे केस में टोटल वोट कैसे निकाला जाए, टोटल वोट कैसे निकलेगा, तो ये डिपेंड करता है कि ये दोनों कौन सा कैंपेन चला रहे हैं। जैसे अगर ये CL2 मान लिया चला रहा है, ये भी CL2 चला रहा है, ये दोनों ही CL2 मान लेते हैं चला रहा है, तो जो परसेंटेज ऑफ वोट होगा वो 20 इंटू इन दोनों के कैंपेन लेवल के सम के बराबर हो जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 80%, ये बता रहा है। और कह रहा है फिर इन 80% को A और R में डिवाइड किया जाएगा। तो A R जो ये कौन सा लेवल चला रहे हैं 2 का, तो इसको 1 इंटू 1 में फिर फर्दर डिवाइड किया जाएगा, मतलब 40% वोट ये पाएगा, 40% ये। ऐसे अगर 1-2 करा होता तो 1 + 2 यहाँ पे 3 आ जाता, 3 20 आ जाता 60 और 60 को 1:2 में डिवाइड कर देते, यही आपका परसेंटेज ऑफ वोट मिल जाता और किसने कितना वोट रिसीव किया ये भी आपको पता चल जाता। नेक्स्ट, among voting students the percentage of vote for the each candidate will the proportional to the level of their campaign for the example। तो वही चीजें हैं जो मैंने अभी बताया है। तो ये था। आगे बोला था इफ आमिया runs a campaign attacking Ramya and Ramya runs a campaign focused on issue, then 10% of the student who would have otherwise voted for Ramya will vote for Ramya and another 10% who would have otherwise voted for Ramya will not vote at all। देखो इसमें क्या बोला था कि अगर इसमें आम्या अटैक कर रहा है राम्या पे, ठीक है, और राम्या फोकस कर रहा है इशू पे, तो जो आम्या का वोट था उसमें से 20 कितना परसेंट है 10% वोट जो आम्या का था वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और वो मिल जाएगा राम्या को, और इसके 10% वोट किसी को भी नहीं मिलेंगे, वो नॉट हो, वो 10% लोग किसी को भी वोट नहीं करेंगे। ये आपका पहला पॉइंट है। अच्छा, ये जो टोटल परसेंटेज ऑफ वोट है उसमें चेंजेस की बात कर रहा है। नेक्स्ट, इफ राम्या रन अ कैंपेन अटैकिंग आम्या, अगर राम्या ने आम्या पे अटैक किया है, RA पे करा है, और आम्या रन्स अ कैंपेन फोकसिंग ऑन इशू, और ये इशू पे फोकस कर रहा है, तो क्या होगा 20% ऑफ स्टूडेंट हु वुड हैव अदरवाइज वोटेड फॉर राम्या विल वोट। तो इसके 20% वोट यहाँ से माइनस हो जाएंगे, A को मिल जाएंगे, और इसमें से 5% लोग वोट नहीं करेंगे, ठीक है। और एक थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में बोला है अगर दोनों ने एक दूसरे पे अटैक किया, मतलब A कर रहा है R पे और R कर रहा है A पे, तो क्या होगा 10% of the student who would have otherwise voted for them had they run campaign focusing on issue will not vote at all। तो इनके 10% वोट और इसके भी 10% वोट डिटेक्ट हो जाएंगे दोनों ही केस में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है if both of them run state campaign, स्टेट कैंपेन है कैंपेन लेवल 1, अगर ऐसा होगा अटैकिंग द अदर, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विल वोट इन द इलेक्शन, ठीक है। तो और ये एक दूसरे पे अटैक भी कर रहे हैं, तो पहले तो हम टोटल वोट देख लेते हैं। टोटल वोट मिल जाएगा इनका 20
और दोनों का CL1 है तो 1 + 1 ये हो गया 40%। और दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं यानी कि थर्ड पॉइंट, तो इससे 10% दोनों का डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 10% माइनस कर दें, 10% वोट माइनस कर दें किसका, 40% का, मतलब यहाँ पे 4 और माइनस कर दोगे तो आ गया आपका आंसर 36%। ठीक है, ये बस यहाँ पे डेटा निकालने की जरूरत थी, डेटा आपने निकाल लिया तो आंसर आसानी से आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु विल वोट इन द इलेक्शन। तो मिनिमम परसेंटेज वोट कितना होगा, तो मिनिमम परसेंटेज लाने के टोटल वोट को मिनिमम करना होगा। टोटल वोट मिनिमम करने के लिए इन दोनों का जो कैंपेन लेवल है 1 देना पड़ेगा तभी होगा। तो ये हो गया आपका 40%। अच्छा 40% और दोनों का क्या करें 10% वो डिटेक्ट करा दें, एक दूसरे पे अटैकिंग वाला टाइप वाला कैंपेन चला देते हैं तो -10% और फिर से डिटेक्ट हो गया तो मिनिमम हो जाएगा 36%। अच्छा और कुछ भी लोगे तो ये परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ेगा तो उससे आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट, इफ अ रन अ कैंपेन फोकस ऑन ए रन अ कैंपेन, ये इशू पे फोकस कर रहा है। इफ अमिया runs a campaign focusing on issue, then what is the maximum percentage of vote that she can get। तो कितना मैक्सिमम वोट पा सकता है, तो मैक्सिमम वोट देने के लिए टोटल परसेंटेज वोट को मैक्सिमम करना होगा। इसके लिए दोनों को क्या करना होगा, लेवल 2 कैंपेन चलाना होगा। तो यहाँ से 80% आ गया है ना, 80% दोनों लेवल 2 चला रहे हैं तो दोनों ए और आर में अगर परसेंटेज ऑफ वोट डिवाइड करें तो 1:1 में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। जिसको देखो आप लोग ये क्वेश्चन तभी समझ पाओगे जब एक बार खुद से अटेम्प्ट करे रहोगे। तो आप लोग सोल्यूशन देखने से पहले एक बार सारे वीडियो को वॉच करिएगा, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया 40%, यहाँ पे आ गया 40%। तो इसके मैक्सिमम वोट कितने होंगे, तो इसको हम क्या करें, अब यहाँ पे जो 3 पॉइंट था, यहाँ पे 3 पॉइंट, तो हम आर को ए पे अगर अटैक करा दें तो आर के 20% वोट ए को मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एक ही मैक्स इसके वोट बढ़ जाएंगे एक के, तो क्या करें यहाँ पे आर को अटैक करा देते हैं ए पे। ठीक है, तो इससे इसका 20% वोट ए को मिल जाएगा क्योंकि ए को मैक्सिमम करना है ना। तो यहाँ पे इसका 20% यानी कि 20% किसका 40% का यहाँ से माइनस हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये इसमें इसका 40% का 10% 4%, ये हो गया 8% और ऐड हो जाएगा तो 40 + 8 हो गया 48%। यहाँ पे बोला है रामिया रन्स अ कैंपेन अटैकिंग द आमिया, तो आर अटैक कर रहा है ए पे, ठीक है। और देन व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज और दैट सी इज ग्रांटेड टू गेट, मतलब इसका मिनिमम हमें वोट बताना है ना, आर का मिनिमम वोट बताना है। तो क्या होगा मिनिमम वोट के लिए सिंपल, तो मिनिमम वोट के लिए मिनिमम टोटल वोट चाहिए। तो मिनिमम टोटल वोट कैसे मिलेगा, मिनिमम टोटल वोट के लिए दोनों कैंपेन लेवल 1 चला देते हैं। कैंपेन लेवल 1 चलेगा तो टोटल परसेंटेज हो गया 1 + 1 का परसेंटेज यानी कि 40%। अब इसमें से ए और ए आर को 1:1 में डिवाइड करना पड़ेगा, 20% ये 20% ये वोट पाएगा। अच्छा इसमें क्या करना है, ए को मिनिमम वोट देना है गारंटेड, तो मिनिमम ए वोट देना है। अगर ए के वोट को कम करना है तो इसके लिए क्या करें, कौन सा टाइप वाला चलाएं इसमें, तो ए का अगर हम ऐसा करें तो ए का 10% आर को मिल जाएगा और यहाँ पे इसके 10% इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते थे तो ऐसा करते हैं, तो आर का तो बढ़ा सकते हैं लेकिन ए को हमें कम करना है ना, तो ठीक है करते हैं। सॉरी आर को हमें कम करना है, आर को कम करना, तो आर को अगर कम करना है तो आर को कम करना तो ये कर देते हैं। तो आर अटैक करेगा ए पे और ए इशू पे फोकस करेगा तो आर के 20% वोट ए को मिल जाएंगे और 5% इनवैलिड हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये चला देते हैं, आर ए पे अटैक करेगा। ठीक है, तो आर ए पे अगर अटैक करेगा, आर ए पे अगर अटैक करता है तो इसका ए का आर का 20% वोट इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका 20% मतलब 4% इसमें से और डिटेक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 16%, 4% और डिटेक्ट होगा 16%, और इसका 5% इनवैलिड हो जाएगा। 5% मतलब 1%, -5% हो 20% का 5% 1% हुआ, 1% और डिटेक्ट हो जाएगा तो 16 - 1 आ गया आंसर 15%। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लास्ट सेट है हमारा। लास्ट सेट में ये अच्छा क्वेश्चन था और
ये अच्छे के कैटेगरी में आता है। अगर इसको कोई पहले अटेम्प्ट किया होता तो उसका पेपर हो सकता था खराब हो जाए, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले लेता। ये दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, टेबल मेथड से और वेन डायग्राम के मेथड से। तो दोनों ही मेथड सही थे। तो जिसका वेन डायग्राम फेवरेट टॉपिक हो तो वेन डायग्राम से कर सकता है, नहीं तो टेबल बनाते तब भी आसान। तो मुझे तो वेन डायग्राम अच्छा लगता है, इसलिए मैं वेन डायग्राम से करना चाहूँगा। तो यहाँ पे द चार्ट बिलो प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कंट्रीज विजिटेड बाय द धीरज, समंथा एंड नितेश इन एशिया, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 पर्सन है, धीरज है, समंथा है और नितेश है, DSN। और ये 3 कंट्री में, एशिया में, यूरोप में और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रीज विजिटेड बाय दीज थ्री पर्सन ये आपको दे रखा है। तो एशिया में अगर धीरज की बात करें तो ये वैल्यू तो आ गई 3, ये 3 हो गई, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे आ गया वैल्यू 9, ये वैल्यू हो गई 4, ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू हो गई 6 और ये वैल्यू हो गई 12। ठीक है, यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। डी ने एशिया ब्लू है, ये वाला यूरोप है, ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। तो यहाँ पे आ गया 3 और 7 1। यहाँ पे एशिया है नहीं तो 0 वैल्यू, यहाँ 9 4 वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे आया 1 6 और 12। अगर मैं टोटल कंट्री इन सबका विजिट करना देखें तो ये कितना हो गया, ये टोटल अगर कंट्रीज विजिट करें दिनेश, तो दिनेश का हो गया 11, इसका हो गया 13 और इसका हो गया 19। अगर टोटल विजिट कंट्री देखा जाए तो ये हो गया 24 30 13, ये 43 कंट्रीज टोटल हो गया। ठीक है, टोटल 43, मतलब ये लोगों ने मिल के टोटल 43 कंट्री विजिट किए हैं। अब कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। 32 कंट्रीज वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो 32 कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक लोगों ने तो विजिट किया ही है। मतलब अगर टोटल कंट्री की बात करें तो 32 है ऐसे कंट्री जो या तो एक पर्सन विजिट किया होगा, या तो 2 या फिर 3। तो मैं स्टार्टिंग पे आपको बताया हुआ आया हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो। अच्छा, इससे एक हम लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक वाले क्वेश्चंस किए थे कि एक पार्टी है, उस पार्टी में 2-3 तरीके के सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सबने मिला के 400 बॉटल खत्म किए। कुछ एक बॉटल पी रहा है, कुछ 2, कुछ 3, कोई सेम बॉटल नहीं पिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में करा था। तो आप जिन्होंने क्लास में क्वेश्चंस करा था वो इस सेट को आराम से कर लिए होंगे एग्जाम में भी। तो ये एक वेन डायग्राम बन गया। यहाँ पे दिनेश हो गया, ये हो गया आपका S और ये मान लेते हैं N है। तो ये पहले ग्राफ हम देखते हैं क्या है। ये ऐसे यहाँ पे D का एक ऐसा वैल्यू आएगा, मतलब ऐसी कंट्री आएगी जिसमें सिर्फ D विजिट करा होगा। यहाँ पे जो कंट्री आएगी उसमें DS दोनों करा होगा। यहाँ पे जो होगा DN दोनों करे होंगे। यहाँ पे जो होगा तीनों ने मिलके करा होगा। यहाँ पे जो होगा सिर्फ S ने करा होगा। यहाँ पे जो होगा S और N ने मिलके करा होगा। अब आप सोचो कि ये जो 43 है, मैंने कहा था सम ऑफ सेट, यहाँ पे जो होगा इंडिविजुअली सब ने करा होगा। यहाँ पे 2 लोगों ने, यहाँ पे 3 लोगों ने। तो हमने कहा था जब भी सम ऑफ सेट की बात हो, यानी कि एग्जैक्टली 1, 2 टाइम्स एग्जैक्टली 2 और 3 टाइम्स एग्जैक्टली 3, इनका सम कितना आया, 43 आ गया, है ना। और टोटल विजिट कितने हो रहे हैं, 32। तो ये एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 और प्लस एग्जैक्टली 3, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा एग्जैक्टली 2 प्लस 2 टाइम्स एग्जैक्टली 3 इज इक्वल टू 11। तो ये हमें पता चल गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसमें एंट्री करते हैं। तो ये हमें पता चल गया। तो यहाँ से पहला बोला है USA इन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल द 3 ऑफ देम। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में USA एक ऐसा कंट्री है, सिर्फ एक कंट्री USA में ऐसा है। ठीक है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में एक कंट्री ऐसा है जिसमें तीनों विजिट किए हैं, तो यहाँ पे आएगा, है ना। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में हम 2 तरीके से कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में एक 1, एक अदर के लिए हम लोग OT लिख देते हैं, उसका मतलब हो जाएगा अदर में। ठीक है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में OT पूरा ही लिख लेते हैं, स्पेस होगा तो लिख लेंगे, नहीं तो OT लिख देंगे, तो आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट है थर्ड, चाइना इन एशिया इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड
नितेश बट नॉट समंथा, धीरज एंड नितेश बट नॉट समंथा, मतलब इस वाले की बात हो रही है। तो इसमें चाइना एक ऐसा कंट्री है एशिया का, एक ही कंट्री है जिसको इन दोनों ने विजिट किया है। तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 की वैल्यू आपको अगर 1 मिल गई है तो यहाँ पे रख दो, एग्जैक्टली 3 की वैल्यू 1 मिल गई, इसमें रखोगे तो 1 की वैल्यू 2 उधर चला जाएगा, तो एग्जैक्टली 2 की वैल्यू आ जाएगी 9। एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3 की वैल्यू हो गई 10, और आपको पता है टोटल की वैल्यू 32 है, तो एग्जैक्टली 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 32 माइनस 10, 32 माइनस 10 आ गया आपका 22 कंट्रीज, ठीक है। 22 कंट्रीज ऐसे हैं जो सिंगल पर्सन विजिट करेंगे, 9 कंट्री ऐसे हैं जो 2 लोग विजिट करेंगे, एक कंट्री ऐसी है जो 3 होंगे, तो एग्जैक्टली 3 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। आगे, फ्रांस इन यूरोप इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया, तो विच वॉज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड समंथा बट नॉट नितेश, मतलब इसकी बात हो रही है। तो यूरोप में फ्रांस एक ऐसा कंट्री है, एक 1 लिखा है, ये देख लेना, ऐसा कंट्री है जिसमें इन दोनों ने विजिट किया था। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गया, एग्जैक्टली 2 की वैल्यू 9 थी, तो 1 1 2 मिल गया, मतलब यहाँ पे आना है 7 आना है, ठीक है, यहाँ पे 7 आना है, एग्जैक्टली 3 मिल गया है। आगे नेक्स्ट बोला है, half of the country visited by both Samantha and Nitesh are in Europe, ठीक है। तो समंथा और नितेश ने मिलकर कितने कंट्री विजिट किए हैं, 1 + 7, 1 + 7 8, इसका हाफ हो गया 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो इन दोनों ने यूरोप में विजिट करे हैं, लेकिन फ्रांस नहीं, अदर वाले। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 7 में से, यहाँ पे तो ये यूएसए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का है, तो इस 7 में से ये जो 4 कंट्री हैं, ये आएंगी यूरोप की कंट्री होंगी, और वो भी कौन सी, अदर वाली, ठीक है। तो 3 कंट्री और बच गए, तो ये 3 कौन से होंगे अभी देखते हैं, फिलहाल ये पता चल गया। अच्छा, और कोई पॉइंट तो है नहीं, अभी इन्हीं से हमें डेटा निकालना है। तो अगर हम दिनेश पे आए, तो दिनेश ने तो एशिया में टोटल 3 कंट्री विजिट किए हैं, अभी तक एक पता चला है चाइना का, और यूएसए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का, ये फ्रांस का, तो टोटल 1 + 1 2 और 3, तो ये टोटल कंट्री विजिट करना था इसको कितने, 11 में से 3 हो गए, तो यहाँ पे बचे 8, और 8 में से एशिया में 3 विजिट करने थे ना, नहीं, टोटल 8 एशिया में 3 विजिट करने, एक चाइना हो गया, तो इस 8 में से 2 जो होगा वो एशिया की कंट्री विजिट करेगा, वो भी कौन से, अदर वाले, चाइना नहीं होगा, ठीक है। तो 6 जो होंगे वो बाकी दूसरे वाले होंगे, ठीक है, वो कहाँ होंगे अभी देखते हैं। तो इसका डी का ये वाला पार्ट हो गया। यूरोप में 7 कंट्री विजिट करना था, जिसमें से डी ने यूरोप में, फ्रांस में 1 हो गया, और अभी नहीं बचा है, तो 1 ये हो गया और 6 ये, तो ये भी यूरोप की कंट्री होगी, लेकिन यूरोप में फ्रांस नहीं होगा, तो ये अदर वाले होंगे, तो ये बन गया। अच्छा, अगर समानता की बात करें तो ये टोटल 13 इसको विजिट करने थे, जिसमें से 1 यूरोप का फ्रांस में हो गया, एक यूएसए का हो गया, 7 ये, तो 7 1 8 और 1 9, तो बचा कितना, 4। अब इसको 0 एशिया में विजिट करना था, अभी तक एशिया में एक भी नहीं करा है, और 9 यूरोप में करना था, यूरोप में 9 करना है, तो एक तो फ्रांस वाला हो गया, 4 ये हो गया, 5, तो ये 4 जो बचे ये यूरोप के हो सकते थे, हाँ हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 4 विजिट करने हैं, तो 4 में से अभी सिर्फ इसने कितने करे हैं, 1, ठीक है, तो एशिया होगा नहीं, तो वही तो बचा, फिर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्या, 3 कंट्रीज अदर वाले ये बच गए, ठीक है, ये 3, तो यहाँ पे आ गया 4 बचा, टोटल 9 होने थे, 1 यूरोप का इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 5, तो ये जो 4 कंट्री बचे ये यूरोप के होंगे, ठीक है, अदर कंट्री देन फ्रांस, तो ये आ गया। अच्छा, अगर एन की बात करें, एन टोटल 19 विजिट करना था, जिसमें से 1 चाइना हो गया, 1 यूएसए हो गया, 7 ये हो गया, 7 8 9 ये हो गया, तो बचा कितना, 10 कंट्री। अब समंता को एक एशिया में विजिट करना है, तो चाइना कर चुका है ऑलरेडी, 6 यूरोप में करना है, तो 6 यूरोप में 4 यहाँ पे आ गया, तो बचा 2, तो ये जो 10 था उसमें से 2 आ जाएंगे यूरोप वाले, यूरोप में अदर, और यहाँ पे जो 8 बचा है उसमें से देखते हैं क्या होगा, तो इसका ये हो गया एशिया का, यूरोप का, 12 आ गया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में एक यूएसए करा है,
और 3 हो गया आपका ये अदर वाले में, ठीक है। तो 4 हो गया, तो 8 बचा, तो ये जो 8 है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का अदर कंट्री होगा, है ना, यूएसए को छोड़ के। तो ये आपका पूरा डायग्राम बन गया। तो आप चाहते तो टेबल से भी कर लेंगे, तो जिनको नहीं समझ आया एक दो बार आप वीडियो पॉज करके फिर से सॉल्व करिए, पैसेज पढ़िए पूरा, फिर से आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। बाकी आप कमेंट में बताइएगा, अगर किसी को नहीं समझ आया तो हम थोड़ा सा टाइम लेके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर से बताएंगे दूसरा मेथड का यूज करके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो पहला, हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया वर विजिटेड एट लीस्ट वन ऑफ धीरज, समंथा एंड नितेश। तो एशिया में ऐसे कितने कंट्री है जिसमें कम से कम इन तीनों में से एक लोग विजिट किए हैं। एशिया में ऐसे कितने हैं, तो एशिया का देखा जाए तो ये 2 इधर, एक कम से कम एक करा है, 2 इधर, 1 इधर, 3 3 3 3 और ओनली 3, ठीक है। तो 3 होगा, ये देखो 2 इधर आ गया, 2 और इधर एक ये 1 3 और बस ओनली 3 कंट्री, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बोला, हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड ओनली नितेश। सिर्फ नितेश ने यूरोप में कितने कंट्री विजिट किए हैं, तो नितेश ने यूरोप में सिर्फ 2 कंट्री विजिट किए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 2 कंट्रीज, और जो बाकी यूरोप की कंट्री वो दूसरे के साथ मिलकर करा, तो ओनली सिर्फ यही 2 हैं। हाउ मेनी कंट्रीज इन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड विजिटेड बाय बोथ नितेश एंड समंथा। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कितने ऐसे कंट्री हैं जिसमें नितेश और समंथा दोनों ने विजिट किया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में नितेश और समंथा, तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में ये 4 कंट्री हो गए, ये हो गया नितेश और समंथा, 3 ये और 1 ये, 4 आंसर आया, ठीक है। आगे, हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड बाय एग्जैक्टली 1। यूरोप में ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जिसमें सिर्फ एक लोगों, तीनों में से सिर्फ एक विजिट किए हैं। यूरोप में ऐसी कंट्री कितनी कंट्री है जिसमें सिर्फ तीनों में से एक विजिट किए हैं। तो यूरोप में ये 6 है जो सिर्फ डी ने करा है, ठीक है। तो डी ने सिर्फ 6 में करा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। और यहाँ पे यूरोप के 4 जो एस ने करा है, और यहाँ पे यूरोप के 2 जो एन ने किया, टोटल मिला के हो गया 12 कंट्रीज। तो ये आपका आंसर आ गया 12, ठीक है। चलिए, तो ये स्लॉट 1 का आपका सोल्यूशन हो गया। तो कमेंट आप करिएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप बताइएगा, तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके अच्छे से बना देंगे। तो वेन डायग्राम का फिर से टेबल भी कर देंगे, ठीक है, दूसरे और शॉर्टकट में कर देंगे ये चीज़ें। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट के सोल्यूशन डिस्कस करते टाइम। तो जल्दी इसका वीडियो 1-2 दिन में ही आ जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।